हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी यह 26वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग भारत की सभी प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और विश्व की जो सभी प्रमुख झीलें हैं उसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी देख लें, क्योंकि भारत और विश्व दोनों की झीलों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी विभिन्न परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछता रहता है। अगर हम लोग भारत की प्रमुख झीलों से बनने वाले प्रश्नों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इनकी अवस्थिति को लेकर बनते हैं, या फिर कि कौन सी झील, जैसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, सबसे लंबी झील कौन है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील कौन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कौन सी इनमें गोखुर झील का उदाहरण है, कौन सा इनमें अनूप झील का उदाहरण है, कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण है। इस तरीके के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग इन सभी मुद्दों पर डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि झील क्या होती है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो झील वह जल का भाग होता है जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, यही होती है आपकी झील। ठीक है, तो बात हो गई झील की कि झील क्या होती है, तो ये तो एक कॉमन सी चीज थी, फिर भी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि झील आखिर होती कितने प्रकार की है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो झील दो प्रकार की होती है। एक तो वो झीलें होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, यानी कि प्राकृतिक झीलें, और दूसरी होती हैं मानव निर्मित झीलें। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक झील नहीं है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित झील है। तो झीलों की हम बात करें तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि झीलें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक और दूसरी मानव निर्मित। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्राकृतिक झील वह झीलें होती हैं जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुई हैं, जैसे कि गोखुर झील, जैसे कि लैगून झील, जैसे कि हिमानी झील, जैसे कि पवन क्रिया द्वारा निर्मित झील, जैसे कि आप कहो तो विवर्तन की झील, जैसे कि आप कहो क्रेटर झील। ठीक है, तो ये जो झीलें हैं ये कैसी हैं, ये हैं प्राकृतिक झीलें, क्योंकि इन झीलों का जो निर्माण है वो किसी प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। अब दूसरी जो है वो है मानव निर्मित झीलें। तो मानव निर्मित, जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये मानव निर्मित हैं। तो कैसे मानव निर्मित हैं, तो आप देखते होंगे कि जब कहीं पर बांध बनाया जाता है, शायद आपने कभी किसी बांध को देखा हो या ऐसी जगह पर विजिट किया हो, क्योंकि बांध जहाँ बनाए जाते हैं वो बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल भी होते हैं, वहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। तो जब भी आप किसी बांध के पीछे गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब जल को रोकने के लिए बांध इस तरीके से ऊपर बनाया जाता है
तो उस बांध के पीछे एक बहुत बड़े क्षेत्र में जल भर जाता है। ठीक है, तो वही होती है मानव निर्मित झील। तो बांध के पीछे जो जलाशय होता है वही होती है मानव निर्मित झील। जैसे कि आप देखेंगे रेहंद बांध के पीछे है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, तो अभी हम लोग और भी देखेंगे, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण स्वरूप बता दिया। तो झीलें दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक झीलें वो जो कि किसी प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनी हैं। इनके उदाहरण की हम लोग बात करें तो जैसे कि गोखुर झील, लैगून झील, हिमानी झील, पवन प्रक्रिया द्वारा जो निर्मित झील होती है विवर्तन की झील, और क्रेटर झील। और मानव निर्मित झीलें वो झीलें होती हैं जो कि मानवीय प्रक्रिया द्वारा बनी है। अब मानव क्या बांध बनाता है, तो पानी को रोकने के लिए जब बांध बनाया जाता है तो बांध के पीछे एक बड़े भूभाग पर पानी भर जाता है और उसी जलाशय को मानव निर्मित झील की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जैसे कि रेहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो ये बात हो गई, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। अभी हम लोग देख लेंगे कि कौन सी गोखुर झील है, कौन सी लैगून झील है, कौन सी हिमानी झील है, क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है, कौन सी झील विवर्तन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित है, कौन सी क्रेटर झील है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से देखते रहना। यहाँ पर सिर्फ अवस्थिति याद कर लेना ही काफ़ी नहीं होगा। अब आपके सामने हम लोग राज्यवार झीलें देखेंगे और उनके संदर्भ में जो भी फैक्ट होंगे वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता जाऊंगा। अच्छा, ये जो है गोखुर झील, आप लोग कहेंगे कि ये तो बताए नहीं क्या होती हैं। तो जब भी कोई झील आएगी इसके उदाहरण स्वरूप तो वहां पर मैं बताऊंगा कि ये क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों की। तो यहाँ पर इस पीडीएफ में एक मिस्टेक है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। दो झीलें पोंगो गछो सी मोरोरी झील और पैगोंग सी झील, ये दोनों झीलें आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर हैं? ये हैं लद्दाख में। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो आप इनको जम्मू कश्मीर में करके चले आए। पोंगो गछो सी मोरोरी और पैगोंग सी झील कहाँ पर है? लद्दाख में। अब जम्मू कश्मीर की झीलें देख लीजिए, बुलर झील, डल झील, गौडसर झील, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, गंगाबल, मानसबल और अंचार, ये सभी हैं जम्मू कश्मीर की झीलें। तो सबसे पहले इनके नाम याद कर लीजिए। उसके बाद जो बुलर झील है वो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ध्यान रखना, बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है वह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब बुलर झील एक गोखुर झील है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखने ना, बुलर झील कैसी है? एक गोखुर झील। अब आप लोग कहेंगे कि ये गोखुर झील होती क्या है? तो देखो, नदी जब बहती है विसर्प के रूप में इस तरीके से, ठीक है, और क्या होता है कि ढलान बहुत ही मंद होता है, तो नदी कभी कभी इस तरीके से बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मतलब इस तरीके से इतने कर्व, इतने विसर्प के साथ बहती है। कर्व कहना गलत होगा, विसर्प सही शब्द होता है। इस तरीके से ये विसर्पण करती है सांप की तरीके से, कि ये इतना स्पेस जो आपको दिख रहा है ये ऐसा हो जाता है और यहीं पर एक समय बाद पानी भर जाता है। इसी को कहते हैं गोखुर झील। ठीक है, तो यही होती है गोखुर झील। तो इस बुलर झील का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि बुलर झील के निर्माण में विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव है।
देखो अब आप कहेंगे विवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है या फिर विवर्तन की प्रक्रिया से निर्मित झीलें कैसे बनती हैं, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो आपको पता होगा कि भूगर्भ में बहुत सी प्लेटें हैं, ठीक है, और उन प्लेटों में लगातार हलचल होती रहती है और उस हलचल के परिणाम स्वरूप कभी जो भूमि है उसका उठान होता है या फिर कभी धसाव होता है। तो इस उठान या फिर धसाव की प्रक्रिया में जिस झील का निर्माण होता है उसे ही हम लोग विवर्तन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील कहते हैं। तो जो बुलर झील है ये एक गोखुर झील है जिसका निर्माण कुछ ऐसे नदी के विसर्पों द्वारा हुआ है और साथ ही साथ इस बुलर झील के निर्माण में विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव है। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखना, गोखुर झील है और विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव इसमें देखा जाता है। बाद बाकी भारत में ताजे पानी की भी सबसे बड़ी जो झील है वो बुलर ही है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की झीलों की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको झीलों के नाम याद कर लेने हैं। भृगु, मच्छियाल, सूरजताल, चंद्रताल, घेपन और रेणुका, तो ये हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की झीलों की। तो राजस्थान की झीलें देखें, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, लूड़करसर, डीडवाना, पुष्कर, पंचप्रदा, फतेह सागर और उदय सागर, तो ये हैं राजस्थान की झीलें। अब राजस्थान की झीलें अधिकतर लवणीय हैं, यानी कि इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बाद बाकी राजस्थान की जो झीलें हैं वो पवन प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं या फिर पवन द्वारा निर्मित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पवन द्वारा झीलें कैसे निर्मित होती हैं। तो जैसे कोई भूभाग होता है तो आपने पवन अपर्दन सुना होगा, जब हवा बहुत तेज चलती है तो भूमि की जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसे उड़ाती हुई चली जाती है और जब यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल चलती है तो उस भूभाग में क्या होता है कि एक थाला टाइप का बन जाता है। थाला मतलब बेसिन टाइप का, और जब इसमें पानी भर जाता है तो यही झील का रूप ले लेती है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं पवन द्वारा निर्मित झीलें। तो राजस्थान की जो झीलें हैं वो इसी पवन द्वारा निर्मित हुई हैं और यहाँ की अधिकतर झीलें कैसी हैं, लवणीय हैं, यानी कि इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें तो चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है सुखना। इसका नाम याद रखना, ये पूछी जा चुकी है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी झीलें हैं, लोनार, पोवाई, गोरेवाड़ा और सलीम अली सरोवर। ठीक है, तो ये तो हो गई महाराष्ट्र की प्रमुख झीलें। अब इसमें बात करते हैं लोनार की। लोनार की बात हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि यह एक क्रेटर झील है जो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो झील है वो कैसे निर्मित होती है, तो थोड़ा सा एक ज्वालामुखी हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप मान लीजिए ये ज्वालामुखी है। ठीक है, और ज्वालामुखी का जो छेद होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रेटर। और जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो ऊपर का ये जो पार्ट होता है क्रेटर, ये और मतलब विस्फोट के दौरान ये पार्ट और भी थोड़ा सा फैल जाता है लावा निकलने के लिए और एक बड़ी आकृति ले लेता है। और जब इसी क्रेटर में बरसात के दौरान पानी भर जाता है तो यही बन जाती है क्या, क्रेटर झील। तो महाराष्ट्र की जो ये लोनार झील है इसका निर्माण इसी तरीके की ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। तो ध्यान रखना, लोनार एक
क्रेटर झील है और इसका निर्माण कुछ इस तरीके से हुआ है। ये है ज्वालामुखी पर्वत, ये है क्रेटर। जब विस्फोट हुआ तो ऊपर का ये पार्ट उड़ गया और थोड़ा सा बड़ा हो गया, जब इसी में पानी भर गया बाद में, तो यही बन गई क्रेटर झील। अगला बात करें तो कर्नाटक है, जहाँ पर हम लोग देखें तो दो प्रमुख झीलें हैं, बेलांदुर और पंपा सरोवर। ठीक है। उसके बाद केरल की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रमुख झीलें हैं, वेम्बानाद, अष्टाईमुडी, सस्थम, कोट्टा और पेरियार। तो पेरियार ध्यान रखना, ये मानव निर्मित झील है, इसको यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है, मैं फिर भी आपको इंडिकेट कर देता हूं कि जो पेरियार है वो कैसी है, मानव निर्मित झील है। और पेरियार जो मानव निर्मित झील है उसका जो पानी का स्रोत है वो पेरियार नदी है, जो कि केरल में ही बहती है। लेकिन हम लोग अब बात करने जा रहे हैं वेम्बानाड, अष्टाईमुडी और सस्थम कोट्टा की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वेम्बानाड और जो अष्टाईमुडी हैं वो कैसी हैं, वो हैं लैगून झीलें। और केरल की जो लैगून झीलें हैं उन्हें स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। एक तो यही पूछा जाता है कि वेम्बानाड और अष्टाईमुडी किस प्रकार की झीलें हैं, तो ये हैं लैगून झीलें। और केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे लैगून झीलें क्या होती हैं, तो इन पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत के हम लोग दक्षिण वाले भाग को थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये समुद्र है, अरब सागर, जब समुद्र का जल भूभाग पर अंदर तक आ जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे मान के चलिए इस तरीके से, अब ये पूरा समुद्र है और यहाँ पे क्या हो गया कि जल यहाँ पर अंदर आ गया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाता हूँ, तब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। तो जैसे ये रहा आपका समुद्र, और समुद्र का जल जब अंदर तक भूभाग पर प्रवेश कर जाता है इस तरीके से, और फिर क्या होता है कि यह इस तरीके से बंद हो जाता है एक समय के बाद, तो इसी को बोलते हैं, फिर वो क्या होता है, जो पानी भरा हुआ होता है एक विशेष स्थान पर, उसी को हम लोग लैगून झील कहते हैं। और ये कैसी होती है, खारे पानी की झील होती है, क्योंकि इसमें समुद्र का जो पानी है वो आता है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं बहुत अच्छा फिगर बना के तो नहीं समझा पाया आप लोगों को, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर लैगून झील क्या होती है। समुद्र का जल जब भूभाग पर अंदर की तरफ आ जाता है और एक झील का रूप ले लेता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। अब यहाँ पर जो वेम्बानाड झील है केरल की, उसमें एक द्वीप है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये द्वीप है कौन, वेलिंगटन। नाम याद रखना, वेम्बानाड झील में वेलिंगटन द्वीप है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो वेम्बानाड झील है वो भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, वो है 96 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन हो गई, केरल की वेम्बानाड। ठीक है। बाद बाकी एक फैक्ट इसके संदर्भ में और इम्पोर्टेंट है कि वेम्बानाड झील में केरल की लगभग 10 नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। मुहाना का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जहां पर नदी खत्म होती है और किसी झील या सागर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो केरल की 10 नदियां इस वेम्बानाड झील में अपना मुहाना बनाती हैं, जिसमें कि पंबा और पेरियार प्रमुख हैं। बाद बाकी इस वेम्बानाड झील में एक नौकायन प्रतियोगिता भी होती है, जिसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। और यह जो प्रतियोगिता होती है यह प्रतिवर्ष ओणम के पर्व पर होती है। और इस प्रतियोगिता को स्थानीय भाषा में बल्ला मकली कहते हैं। ठीक है। तो काफ़ी फैक्ट थे यहाँ पर।
ये वाला फैक्ट भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप मतलब बहुत हल्के में ना लें, इसको भी देख लें अच्छे से। बाद बाकी तो सारे फैक्ट याद करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ें तो तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोडाइकनाल झील है, काली बेली झील है और बेरी जाम झील है, 3 प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रमुख झीलें हैं, कोलेरू और पुलिकट, और दोनों ही कैसी हैं, दोनों ही लैगून झीलें हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो बिल्कुल तटवर्ती झीलें होती हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में आप कोलेरू और पुलिकट देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे बंगाल की खाड़ी से सटी हुई हैं, और केरल में आप ये वेम्बनाड और अष्टाईमुडी देखते हैं तो ये भी इधर पर अरब सागर से बिल्कुल सटी हुई होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बिल्कुल तट से सटी हुई झीलें होती हैं वो हमेशा ही लैगून झीलें होती हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं झीलों की अवस्थिति के आधार पर कि ये लैगून होगी या फिर नहीं, क्योंकि बीच अगर हम जैसे मध्य भारत का कोई राज्य ले लें तो वहाँ पर तो समुद्र का जल आएगा ही नहीं, तो लैगून झील होगी ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं। अब जो पुलिकट झील है, अगर हम लोग एक्चुअल अवस्थिति की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है, और हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही बात की थी कि पुलिकट झील में ही श्री हरिकोटा द्वीप भी है, जहां पर कि इसरो का लॉन्चिंग पैड है, ठीक है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर है। तो कोलेरू और पुलिकट कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में, लैगून झीलें हैं। पुलिकट की एक्चुअल अवस्थिति की बात करी जाए तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, और इसी पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप है, और इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड भी है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। अब उत्तराखंड की झीलों की बात कर लो तो यहाँ पर देखिए नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुहिया ताल, राकस ताल और रूपकुंड। तो ताल वाली जो झीलें हैं वो ज़्यादातर कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। नाग नागिन वाली झीलें कहाँ पर हैं, आपकी जम्मू कश्मीर में हैं। जयसमंद जिसके बाद में मंद आता है वो झीलें कहाँ पर हैं, तो वो राजस्थान में है। इस तरीके से भी आप चीज़ों को थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। बाद बाकी मैं ट्रिक बहुत ज़्यादा नहीं बताता हूँ, सबका याद करने का अपना तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देखिए, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, उसको प्रोसेस कैसे करना है वो आप लोग जाने, ठीक है। तो उत्तराखंड की झीलों की बात हम लोगों ने करी, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुहिया ताल, राकस ताल और रूपकुंड। अब रूपकुंड के आगे लिखा है रहस्यमयी झील। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है कि रहस्यमयी झील रूपकुंड किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है, ये तो पता ही चल गया। और यह झील रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि यहाँ से लगभग 100 या 150 नर कंकाल इस झील में पाए गए हैं, ठीक है। और बड़ी मात्रा में नर कंकाल यहाँ से पाए भी जाते हैं जब भी वहाँ पर कुछ तलैटी वगैरह में लोग पहुँचते हैं, तो इसीलिए इस झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब देखो उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा की जो सबसे प्रमुख झील है वो है चिल्का, और चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का, और या फिर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर हो ही गई। अब जो ये चिल्का झील है यह महानदी के मुहाने पर है। महानदी एक नदी है, तो जहाँ पर महानदी मुहाना बनाती है जस्ट वहीं पर यह चिल्का झील अवस्थित है, ठीक है। सिक्किम की झीलों की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रमुख झीलें हैं, सोंगमा, चोलामू और गुरु डोंगमर। सोंगमा और चोलामू बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखना। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर एक प्रमुख झील है जो कि है लोकटक, ठीक है। तो लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है।
और इसी लोकटक झील में कुछ तैरने वाले मकान पाए जाते हैं जिन्हें कि फूमड़ी कहा जाता है। बाद बाकी लोकटक झील जो है वो पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई लोकटक, और भारत की ताजे पानी की या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई बुलर, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो गई चिल्का, सबसे लंबी झील हो गई बेम्बानाड। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। अब इसी लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, और यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो कि इसी लोकटक झील में तैरता है। और इसी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में संगाई हिरण भी पाया जाता है, और यह संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एनवायरमेंट वाली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। बाद बाकी जो लोकटक झील है उसकी उत्पादकता और उसकी जैव विविधता के कारण इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद असम की बात करें तो असम में देखिए कौन कौन सी झीलें हैं। चपनाला है, दीपोर बील है, सोन बील है, हाफलांग है और चंदुबी है। ठीक है, उसके बाद गुजरात की बात करें तो हमीरसर है, नल सरोवर है और नारायण सरोवर है। हरियाणा की बात करें तो सूरजकुंड और बड़खल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बड़खल झील अभी पूछी गई थी यूपीपीसीएस के द्वारा, तो बहुत से लोगों ने इसका जो उत्तर है वो नहीं दे पाए थे वो लोग, तो ध्यान रखना बड़खल झील कहाँ पर है, हरियाणा में। उमियम की बात करें तो ये कहाँ पर है, मेघालय में। मिजोरम में देखें तो पाला झील है। तेलंगाना में देखो तो हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर। अरुणाचल प्रदेश में साला झील। तो मिजोरम में पाला और अरुणाचल प्रदेश में साला, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही झीलें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आपकी सारी हो गई कैसी, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित झीलें या फिर प्राकृतिक झीलें। अब ये रही कुछ प्रमुख मानव निर्मित झीलें जिनका की निर्माण मानव द्वारा किसी बांध के पीछे किया गया है। अब देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये कहाँ पर है, ये है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, और यह एक मानव निर्मित झील है। वैसे ये सभी मानव निर्मित झील हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मानव निर्मित झील है, बस इनकी अवस्थिति को देखते जाइए। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधा बांध का नाम आपको दिया जाएगा और फिर पूछ लिया जाएगा कि उसके मतलब बांध के पीछे किस झील का निर्माण हुआ है, यानी कि उसके पीछे किस नाम से झील का निर्माण हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेनले झील की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। गांधी सागर की बात करें तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। जवाहर सागर की बात करें तो राजस्थान में चंबल नदी पर, और राणा प्रताप सागर की बात करें तो राजस्थान में चंबल नदी पर। तो कंफ्यूज मत होना, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर जो मानव निर्मित झील है वो है गांधी सागर, और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये कहाँ पर हैं, ये राजस्थान में चंबल नदी पर है। इन्हीं नाम से वहाँ पर परियोजनाएं भी हैं, बांध परियोजनाएं। तो भारत के सभी प्रमुख बांधों के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिर से आएंगी। ठीक है, उसके बाद पेरियार झील, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये कहाँ पर है, केरल में है। और इस नदी का जो मेन सोर्स है पानी का वो है, सॉरी इस झील का जो मेन सोर्स है पानी का वो है पेरियार नदी। गोविंद सागर झील की बात करें तो ये कहाँ पर है, देखो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के पीछे। नागार्जुन सागर की बात करें तो ये देखो कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। तो ये कुछ प्रमुख मानव निर्मित झीलें हो गई। बाद बाकी जब हम लोग
भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो और भी मानव निर्मित झीलें आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि जितनी भी बड़ी परियोजनाएं हैं उनके पीछे बहुत ही बड़ी बड़ी मानव निर्मित झीलों का निर्माण हुआ है, तो उन सबके संदर्भ में भी चर्चा करना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी प्रमुख झीलें। बाद बाकी आपने सारी चीज़ें देखी, क्या प्राकृतिक झीलें होती हैं, मानव निर्मित झीलें क्या होती हैं, कैसे गोखुर झील बनती है, पवन प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील कैसे बनती है, क्रेटर झील कैसे बनती है, लैगून झील कैसे बनती है। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोग लगातार इन क्लासेस को देखते रहिए और जो भी मैं बता रहा हूँ इनको अच्छे से करते रहिए, क्योंकि लगभग 90 से 100 टॉपिक मैं आपको कराऊंगा और हो सकता है यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो लगातार देखिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।